ये जो मेरे हाथ में पेपर है, आप इसे अच्छी तरह से पहचानते होंगे। आप जानते होंगे कि ये एक बैंक का चेक है और आप ये भी जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल पैसे की लेन देन के लिए किया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आपने कोई दुकान खोली है या फिर कोई व्यक्ति आपसे कर्ज लेता है और उस चीज का भुगतान के लिए वो व्यक्ति क्या करता है कि आपको कैश में रुपए नहीं देता है, आपको चेक भर के दे देता है कि जाना और बैंक से विड्रॉ कर लेना। उसके बाद जब आप बैंक में जाते हैं और चेक को लगाते हैं विड्रॉ करने के लिए, अपने पैसे प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे में आपको ये चीज पता चलती है कि जितने का वो चेक है, यानी अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का उस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, तो ऐसे में उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है ही नहीं। ऐसे में आप पैसा नहीं प्राप्त कर सकते और आपको जो चेक मिला है वो बाउंस हो जाता है। तो ऐसे में अब आपको आपके पैसे भी नहीं मिले, आपका जो सामान था, यानी आप एक दुकानदार थे, बिजनेसमैन थे या फिर कोई अन्य व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी दे दिए, यानी आपको पैसे भी नहीं मिले, आपने जो सामान देना था वो भी दे दिया। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है जब आपका चेक बाउंस हो जाए। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं लॉ मंत्रा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेक बाउंस के संबंध में ही जानकारी देने वाला हूं और चेक बाउंस के केस के संबंध में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी विस्तृत तरह से मैं आपको जानकारी दूंगा और विभिन्न तथ्यों पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे केस कहां पे दर्ज होगा, केस दर्ज कराने में कौन सी धाराएं लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रक्रिया क्या होगी केस दर्ज कराने की, क्या सजा होगी। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चेक बाउंस के केस के संबंध में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेक बाउंस के केस के संबंध में ये मैंने कई सवाल लिखे हैं जो आम सवाल हैं और लोग बार बार पूछा करते हैं। बारी बारी से मैं आपको इन प्रश्नों का जवाब दूंगा और चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, केस कहां पे दर्ज होगा। अब केस कहां पे दर्ज होगा, तो ये जो केस होता है वो कोर्ट में दर्ज होता है। इसे आप पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करा सकते हैं। यानी अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देंगे और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जो चेक बाउंस का केस होता है वो आप कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप परिवाद दाखिल करेंगे कोर्ट में। तो ये जो केस होता है उसे आप कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि केस में कौन सी धारा लगेगी। तो देखिए, चेक बाउंस के केस में सेक्शन 138 लगता है। अब आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये जो सेक्शन 138 है वो आईपीसी का है। आईपीसी की ये धारा नहीं होती है। ये धारा होती है नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनआई एक्ट। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एनआई एक्ट सेक्शन 138। तो सेक्शन 138 जो एनआई एक्ट का है वो चेक बाउंस के केस में लगता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया है। इसे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों पे बढ़ेंगे। खाते में अपर्याप्त निधियों आदि के कारण चेक का अनादरण, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंकर के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण से लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है, या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है। वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो चेक की रकम का दुगुना हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो देखिए, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, यानी हिंदी में अगर इसको हम समझे तो पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 138 में जैसा प्रावधान किया गया है, आपने देखा। तो उसे अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भुगतान के लिए आपको कोई चेक देता है और ऐसे में जब आप उस चेक का भुगतान के लिए अपने पास पैसे प्राप्त करने के लिए बैंक में लगाते हैं, तो ऐसे में आपको ये पता चलता है कि जिस अकाउंट नंबर के लिए वो चेक दिया गया है उसमें उतना पैसा ही नहीं है और वो चेक बाउंस हो जाता है। तो इसी का प्रावधान एनआई एक्ट की धारा 138 में किया गया है। तो शायद अब आप सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट को समझ चुके होंगे। अब अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे।
अब देखिए इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे जब आपको कोई व्यक्ति चेक देता है, उसके बाद आप उस चेक को ले जाके बैंक में लगाते हैं, उसके बाद जब वो चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में जो आपको चेक मिला होगा आपको वो देना पड़ेगा। उसके बाद जो बैंक एक रिसिप्ट देता है चेक बाउंस का, आपको वो रिसिप्ट लगानी होगी। उसके बाद जब आपका चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में जो व्यक्ति आपको चेक दिया होता है आपको उसे एक लीगल नोटिस भेजना होता है। अगर लीगल नोटिस के बारे में मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो एक नोटिस होता है जिसे आप वकील के माध्यम से या फिर अपने माध्यम से भेज सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो एक पत्र होता है जिसे आप वकील के थ्रू भिजवाएंगे या अपने थ्रू भेजेंगे, जिसमें आपको लिखना होता है कि आपने इस नंबर का चेक इस वजह से मुझे दिया था, जब मैं बैंक में इस दिन इस समय लेके गया तो मुझे पता चला कि उसमें उतने पैसे ही नहीं है जितने का आपने चेक दिया था, इस वजह से चेक बाउंस हो गया है। तो ऐसे में जो भी भुगतान है वो मुझे आप फिर से कर दें, अन्यथा मैं आपके ऊपर कोर्ट में कार्यवाही करूंगा। और ऐसे में उस व्यक्ति को आपको 30 दिनों का समय देना होता है कि 30 दिनों के अंदर अगर वो व्यक्ति पैसा आपका वापस कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप केस कर सकती हैं। ये जो लीगल नोटिस आपको भेजना होता है वो रजिस्ट्री के माध्यम से भेजना होता है। जब आप रजिस्ट्री करते हैं तो ऐसे में आपको एक रसीद भी प्राप्त होती है। तो ये जो लीगल नोटिस आप भेजे होंगे, आपको लीगल नोटिस की एक कॉपी भी लगानी होती है, साथ ही साथ आपने जो रजिस्ट्री किया होगा उस रजिस्ट्री की रसीद भी लगानी होती है। और साथ ही साथ अगर आपका और उस व्यक्ति का जिसने आपको चेक दिया है कोई डीड बना है, कोई कंट्रैक्ट है या फिर कोई ऐसा ही डॉक्यूमेंट है तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी लगा सकते हैं। इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आपको केस दर्ज कराने के लिए। तो बारी बारी से मैं आपको फिर से बता देता हूं। तो चेक बाउंस जो हुआ है उस चेक की आवश्यकता होगी, बैंक जो रिसिप्ट देगा चेक बाउंस होने के बाद उसकी आवश्यकता होगी, आप जो लीगल नोटिस भेजेंगे लीगल नोटिस की एक कॉपी की आवश्यकता होगी। लीगल नोटिस जब भेजेंगे रजिस्ट्री के माध्यम से तो जो रजिस्ट्री का रसीद मिलेगा उसकी आपको आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अगर आपका और उस व्यक्ति के मध्य कोई डीड बना है, कोई कंट्रैक्ट हुआ है तो उस कंट्रैक्ट की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी फोटो भी लगेगी, आधार कार्ड भी लगेगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एनआई एक्ट सेक्शन 138 में, यानी चेक बाउंस का केस दर्ज कराने के लिए। अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसा मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो केस होता है वो कोर्ट में दर्ज होता है। तो केस दर्ज कराने के लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, आप वहां पे जाके एक वकील कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन देना होता है। कोर्ट में जो आप एप्लीकेशन देंगे उसमें आप लिखेंगे कि मेरे और इस व्यक्ति के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डीड हुआ था या फिर कर्ज लिया था इसने मुझसे, या फिर मैंने इससे कोई सामान बेचा था, या फिर जो भी बात हो ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके भुगतान के लिए इस व्यक्ति ने मुझे इतनी तारीख को इतने लाख रुपए, इतने हजार रुपए, जैसा भी रुपया हो उतने रुपए का चेक दिया। जब मैंने उसे बैंक में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद मैंने इसे लीगल नोटिस भी भेजा लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, इस वजह से मुझे ये केस दर्ज कराना हो रहा है। तो इस प्रकार का कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं। जब कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा देती हैं उसके बाद आपका कोर्ट में शपथ पत्र के रूप में एक साक्ष्य देना होता है। ये जो साक्ष्य आप देते हैं वो भी आप एनआई एक्ट सेक्शन 145 के अंतर्गत देते हैं, यानी एनआई एक्ट की धारा 145 के अंतर्गत आपको कोर्ट में एक स्टेटमेंट देना होता है। ये जो आपका स्टेटमेंट होता है वो साक्ष्य होता है, वो सबूत का काम करता है। और शपथ लेके आप इस चीज को कोर्ट में बोलते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, इस व्यक्ति ने इतना मुझे चेक दिया था, ये चेक बाउंस हो गया इतने तारीख को इतने बजे। ये सारी चीजें लिख के आप कोर्ट में एफिडेविट के रूप में साक्ष्य के तौर पे देते हैं। जब सारी चीजें आप कोर्ट में दे देते हैं और जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया वो डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन के साथ लगा देते हैं, उसके बाद जो एक्यूज होता है यानी जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया होता है, कोर्ट को लगता है कि उसने गलती की है, जानबूझ के ऐसी बदमाशी की है, तब कोर्ट उसे तलब करता है, कोर्ट उसे नोटिस भेजता है कि वो कोर्ट में आए। और ये जो उसके ऊपर सेक्शन लगता है वो सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट लगता है, यानी पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 उस व्यक्ति के ऊपर लगती है जिस व्यक्ति ने गलत चेक आपको दिया होता है और जो चेक बाउंस हो गया होता है। उसके बाद जब वो व्यक्ति कोर्ट में आ जाता है, कोर्ट में आने के बाद उस व्यक्ति को जमानत करानी होती है। उसके बाद केस चलता है जिसमें देखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसने जानबूझ के बदमाशी के साथ आपको ये चेक दिया था या फिर गलती की वजह से, ये सारी चीजें देखी जाती है। और एक मुकदमे की भांति यह भी मुकदमा चलता है। उसके बाद जो फैसला आना होता है आता है, अगर उस व्यक्ति की गलती पाई जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को सजा मिलती है, या फिर उस व्यक्ति की गलती नहीं पाई जाती है तो ऐसे में उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं, क्या सजा होगी।
अगर देखिए किसी व्यक्ति के ऊपर NI एक्ट सेक्शन 138 लगा हो और ऐसे में उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ जो भी उसने चेक दिया होगा यानी जितनी रकम तक का चेक होगा उसका 2 गुना, अगर हम x मान ले उस राशि को जितना आपको चेक मिला है तो ऐसे में उसे 2x भुगतान करना होगा जुर्माना के तौर पे। यानी मान लीजिए 50,000 रुपए का उस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है तो ऐसे में उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर 2 साल तक की उसे सजा हो सकती है, या फिर दोनों से दंडित उसे किया जा सकता है यानी उसे सजा भी हो सकती है और साथ ही साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो चेक बाउंस के केस में यही कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बताई, जैसे केस कहां दर्ज होगा, कौन सी धारा में दर्ज होगा, क्या प्रावधान है उस धारा में, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या सजा होगी। अब शायद आप सारी चीजें चेक बाउंस के केस के संबंध में समझ चुके होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।